तो ये खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली की हवा की सेहत सुधारने के लिए सरकार फुल एक्शन में है। प्रदूषण को मात देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली में क्लाउड सीडिंग तकनीक यानी आर्टिफिशियल रेन के जरिए बादल बरसाने की कोशिश की जा रही है। आज भी क्लाउड सीडिंग का ट्रायल होगा। दरअसल दिल्ली में पॉल्यूशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कृत्रिम बारिश का रास्ता अपनाया गया है। आईटी कानपुर की मदद से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के ट्रायल किए जा रहे हैं और मौसम ने अगर साथ दिया तो जल्दी ही दिल्ली में झमाझम बारिश होगी और AQI का लेवल जो है ठीक हो जाएगा। वहीं पर क्लाउड सीडिंग के अलावा दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। 1 नवंबर से दिल्ली में बाहरी राज्यों की गैर BS6 कमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब केवल BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। यानी तमाम मोर्चों पर प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से कि किस प्रकार से प्रदूषण के खिलाफ ये जो युद्ध है इसमें तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द जो AQI की स्थिति है उसमें सुधार हो सके। दिल्ली को जहरीली हवा से राहत दिलाने की कोशिशें जारी हैं। इन्हीं कोशिशों में शामिल है राजधानी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल यानी कृत्रिम बारिश के उपाय। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल मंगलवार को हुआ। इसके लिए विशेष विमान सेस्ना एयरक्राफ्ट को कानपुर से लाया गया और इसके जरिए दिल्ली के कुछ इलाकों में 6000 फीट की ऊंचाई पर बादलों में केमिकल का छिड़काव किया गया। मकसद है दिल्ली में AQI लेवल ठीक करने के लिए कृत्रिम बारिश करवाना और राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाना। दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। कृत्रिम बारिश का फॉर्मूला सीधा सा है। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके बादलों का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है और बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं। मतलब ये कि विमान से होने वाली बारिश के लिए बादल भी चाहिए और नमी भी। दिल्ली सरकार की लगातार कोशिश जारी है कि क्लाउड सीडिंग करके किसी तरीके से ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हवा में इनको सेटल किया जाए और उनकी तरफ से ये कोशिशें चलती रहेंगी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि लगातार ये जो कोशिशें कम से कम 9 से 10 सॉर्टीज ऐसी होती जाएंगी अगले कुछ दिनों में, जिससे पता चले कि नमी के हिसाब से किन बादलों में हम क्लाउड सीडिंग की कोशिश कर सकते हैं। क्लाउड सीडिंग से दिल्ली में कितनी बारिश होगी ये इस बात पर निर्भर है कि बादलों के साथ हवा में नमी कितनी है। हालांकि फिलहाल ट्रायल सफल बताया जा रहा है और आगे मौसम के हिसाब से कई बार क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की कोशिश को इस वक्त जरूरी कदम माना जा रहा है। असल में बारिश से हवा में मौजूद खतरनाक कण नीचे बैठ जाते हैं और वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। ऐसे में अगर ये तकनीक सफल रही तो ये दिल्ली की सांसों को कुछ राहत जरूर दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। IIT कानपुर की तरफ से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करवाई जा रही है। आज भी ट्रायल हो सकता है। IIT कानपुर के डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल से भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग बारिश के साथ साथ आगे भी रिसर्च में अहम मददगार होगा। दिल्ली NCR में पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए IIT कानपुर ने 2 क्लाउड सीडिंग के ट्रायल्स करे।
आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। हालांकि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन क्या इस पूरे प्रोसेस से हासिल हुआ, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। सर, एक प्रोसेस जो क्लाउड सीडिंग का हुआ, हमने देखा बहुत सारे डिस्कशंस हुए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सबकी निगाहें इस पूरे प्रोसेस पे थी। आपकी रिपोर्ट में पोल्यूशन लेवल कम हुआ, बट बारिश नहीं हुई, उसके बाद भी पोल्यूशन लेवल कम हुआ, ये कैसे हुआ, क्या टेक्निकलिटीज हैं? तो इसके लिए हमें जानना होगा कि क्लाउड सीडिंग से होता क्या है। जब क्लाउड सीडिंग से हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बादलों में डालते हैं तो हर एक पार्टिकल के चारों तरफ पानी कंडेंस करने लगता है, और जब अधिक मात्रा में कंडेंस करता है तो ग्रेविटी की वजह से पानी की बूंद बन के नीचे गिरता है। कितनी बूंदें इस प्रकार की बनेंगी ये निर्भर करता है कितना वाटर मॉइस्चर कंटेंट है उस समय बादल में। यदि अधिक मॉइस्चर कंटेंट है तो बहुत सारी बूंदें बनेंगी, उसमें जो गिरेंगी उसमें कुछ हवा में ही रह जाएंगी और कुछ ज़मीन पे पहुंच जाएंगी, जिससे कि हमें आभास होगा कि पानी बरस रहा है। लेकिन जब बूंदें कम हैं और जब वो गिरती हैं तो वो लगभग सभी हवा में ही रह जाती हैं, नीचे ज़मीन पे नहीं आती। तो इससे ये तो नहीं लगेगा कि पानी बरसा, लेकिन क्योंकि बूंदें कई सारी हवा में आईं और जो मॉइस्चर नहीं, जो पार्टिकल हैं पॉल्यूशन के, वो भी हवा में ही हैं, तो वो कुछ अब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनका मात्रा कम हो जाती है। सर, आपने कहीं मेंशन किया कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्योंकि कानपुर से फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। क्या आने वाले समय में एक सेटअप ऐसा, क्योंकि रेगुलर अगर ये प्रोसेस होता है, तो क्या दिल्ली एनसीआर में स्टेशन करके कुछ ऐसा सेटअप हो सकता है जिससे कॉस्ट डाउन हो जाएगी? बिल्कुल, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के आसपास हमें किसी एयरपोर्ट में ये सुविधा मिल जाए कि हम अपना एयरक्राफ्ट वहाँ पार्क कर सकें लंबे समय के लिए, और फिर जब वहाँ से हम उड़ान करेंगे तो फ्यूल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। सर, दिल्ली मिनिस्टर सिरसा ने बात करते हुए बताया कि 10-15% जो मॉइस्चर है काफ़ी लो होता है। हालांकि ये पहले से चीज़ें पता थी, बट आईआईटी कानपुर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाएगा। क्या कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई ये डेज फाइनलाइज करने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी आप लोगों की? नहीं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। उन्होंने सही कहा कि हम चाहते थे कि कम मॉइस्चर कंटेंट है फिर भी हम सीडिंग करें, क्योंकि जैसे अभी मैंने डिटेल में बताया कि इससे हमें बहुत अच्छा डेटा मिला है, जिससे हमारी एक समझ बढ़ी है कि आज से पहले कभी भी पोल्यूशन को हटाने के लिए विंटर्स के महीने में क्लाउड सीडिंग का उपयोग नहीं हुआ, तो कोई भी डेटा इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। अब जो हम सीडिंग कर रहे हैं, इससे हम डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे आगे की स्ट्रैटेजी के लिए फ़ायदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे आईआईटी कानपुर डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि उम्मीद है कि कल से नतीजे बेहतर होंगे, और ये जो पूरा प्रोसेस था ये उनकी कहीं ना कहीं समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और इससे उन्हें काफ़ी कुछ अचीव भी हुआ है, और आने वाले दिनों में रिजल्ट सिर्फ बेटर होते हुए दिखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली में आज की सुबह भी बीते दिनों की तरह रही। चारों तरफ स्मॉग छाया हुआ दिखा। चंद मीटर के बाद विजिबिलिटी बहुत कम रही, जिससे उजाला होने के बाद भी गाड़ियों को हेडलाइट जलाने पर वो मजबूर नजर आए। 3 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे अक्षरधाम मंदिर इलाके की ये तस्वीरें। अक्षरधाम मंदिर स्मॉग की चादर से पूरे तरीके से लिपटा हुआ है। हालांकि दिल्ली को जहरीले धुएं से राहत दिलाने की पूरी कोशिशें तमाम की जा रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। धूल के कण को हवा में घुलने से रोका जा सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ लोगों से भी इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें 3 आपको बता रही हैं कि दिल्ली की आबो हवा फिलहाल क्या है। AQI का स्तर लगातार 150 के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए तमाम कोशिशें हर स्तर पर की जा रही हैं, न सिर्फ वाहनों को लेकर, कचरे को जलाने को लेकर, बल्कि क्लाउड सीडिंग की भी तैयारियां तमाम हैं। और अगर ये सफल होता है तो निश्चित तौर पर जो हवा की गुणवत्ता है उसमें सुधार ज़रूर नज़र आएगा। जी, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये क्या नाम है, बाइक चलाने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन में होती है, क्या नाम है, जुकाम भी होता है इसमें, और इसके पोल्यूशन का थोड़ा कंट्रोल करा जाए
दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन है तो दिक्कत होती है। ये टाइम चल रहा है ना दिवाली का, इसका थोड़ा कंट्रोल किया जाए। यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, श्वास लेने में दिक्कत होता है, तो खांसी से जो खांसी बुखार आता है। जैसे कि हम लोग उड़ीसा से आए हैं, यहाँ का खाली ठंडा प्रदूषण ज़्यादा है। ये पटाखों की पोल्यूशन ज़्यादा हुआ था, उससे आँखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, यही दिक्कत हो रही है। दमा वालों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यही बोलना चाहूँगा। और आँखों में थोड़ी जलन हो रही ज़्यादा होता है। और तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई सरकार तक कोई भी आएगा तो ऐसे ही होगा। प्रदूषण तो कम हो नहीं सकता कभी भी। देखो, जो कदम उठा रही है उनसे ऐसा लगता है कि पोल्यूशन कम होगा नहीं इससे, इन कदमों से। पोल्यूशन तो गाड़ियों का इनका बहुत असर है, इन पे ही कंट्रोल होगा तभी कम होगा। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी फुहार मार देंगे, इनने ये जो अभी गाड़ी डाल रही है इससे कितना घटेगा, इससे खास अंतर नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है अंतर। और अब बात प्रदूषण के खिलाफ उन कदमों की जिन्हें दिल्ली सरकार पॉल्यूशन से लड़ने का दावा कर रही है। कल क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग कामयाब हुआ। तो अगर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कंट्रोल करने का अहम हथियार ये साबित हो सकता है। ये प्रयोग आने वाले दिनों में शॉर्ट ट्रायल सीरीज का हिस्सा है। इसके अलावा दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां भी लागू हैं। 1 नवंबर से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक होगी। बिल्कुल गीतिका, देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो यमुना की सफाई पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स की सख्त निगरानी की जा रही है और नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो सके, क्योंकि देखिए कोशिशें तमाम है गीतिका। और मुझे लगता है ये सरकार तक सीमित नहीं है विषय, हमारा और आपका भी विषय है कि हम प्रदूषण से न सिर्फ हमको बचना भी है बल्कि हमको रोकना भी है अपने उन कदमों को जिससे प्रदूषण बढ़ता है। तो लगातार और हर साल होता है ये वैभव, हर साल यही प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, क्योंकि हर साल इसी महीने में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर हम इंतज़ार करते हैं बारिश का। और उसके लिए ये खास उपाय इस बार निकाला गया जो क्लाउड सीडिंग की गई है। देखते हैं कब तक इससे बारिश होने के अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। चलिए बात कुछ और खबरों की करेंगे। बात करेंगे शौर्य और एकता के उत्सव की। गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में इन दिनों कुछ अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन की तैयारियां तमाम हैं। इस अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शानदार परेड निकाली गई और आपके सामने उत्साह और जोश से भरी तमाम तस्वीरें हैं। आज सुबह केवड़िया में फुल ड्रेस रिहर्सल बाकायदा उसका आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में परेड में सुरक्षा बलों की 16 टुकड़ियां, 10 झांकियां, डॉग शो और वायुसेना का सूर्य किरण हवाई प्रदर्शन भी शामिल होगा। भव्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में इतना शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और केवड़िया की सड़कों पर देखने को ये तस्वीरें मिल रही हैं। Sharing Etiquette Assistant Commandant Vector। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 150 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया है। नस्ल के तो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में गुजरात के केवड़िया में भव्य तैयारियां की जा रही हैं और यही वजह है कि यहाँ होने वाली परेड ठीक उसी तरह होगी जैसी कर्तव्य पथ पर होती है। सभी दस्ते एक साथ मार्च करते दिखेंगे। परेड में बीएसएफ के भारतीय नस्ल के कुत्तों का मार्चिंग दस्ता, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो और बीएसएफ का ऊंट दस्ता और ऊंट पर सवार बैंड भी इसमें शामिल हो रहा है। बीएसएफ कैमल माउंटेड बैंड के बैंड मास्टर इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ Sharing Etiquette Assistant Commandant Vector।
उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 150 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया है। नस्ल के श्वानों का खौफ तस्करों और घुसपैठियों के दिलों में दहशत बनकर छाया हुआ है। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए भव्य परेड से लेकर रंगारंग झांकियां निकाली जाएंगी। साथ ही वायुसेना का सूर्य किरण हवाई प्रदर्शन भी इसमें शामिल होगा। आज केवड़िया में फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। इसके तहत सुरक्षा बल और पुलिस दस्ते ने यहां मार्च किया। हेलीकॉप्टर से सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल बरसाए गए। कई अलग अलग बैंड इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। संस्कृति के साथ देशभक्ति के रंग आपको इस इवेंट में साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। नर्मदा की घाटी में बसा केवड़िया और उसके बीच आसमान को छूता हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसके छांव में इस बार इतिहास फिर से जिंदा होने जा रहा है, क्योंकि इस साल देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जन्मोत्सव मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पूरा देश मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शानदार एकता परेड का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इस भव्य आयोजन की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस आयोजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए इस बार 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर मूविंग परेड आयोजित की जाएगी। इस परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी के अलावा एनसीसी समेत राज्यों की कुल 16 टुकड़ियां भाग लेंगी। साथ ही 21 शौर्य चक्र से सम्मानित जवान भी इस परेड का हिस्सा होंगे। इस बार की परेड का सबसे बड़ा आकर्षण बीएसएफ का K9 दस्ता भी होगा, जिसमें 150 स्वदेशी नस्ल के डॉग्स शामिल हैं, जो सुरक्षा, खोज और बचाव मिशनों में प्रशिक्षित हैं। देशी नस्लों की ये ताकत आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। 50 डॉग्स जो हैं वो ट्रेन किए जा चुके हैं और इनको इस बार जो गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड होगी, उस परेड में भी इन डॉग्स को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि जो स्वदेशी किस्म के डॉग्स हैं, जिसमें मोढुल डॉग्स और रामपुर हाउंड्स जो हैं, इनको शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, केवड़िया की माटी पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखरने के लिए इस बार परेड में एकता थीम पर आधारित विभिन्न झांकियां प्रदर्शित भी की जाएंगी। 9 बैंड राष्ट्रीय एकता दिवस में राष्ट्रीय एकता परेड में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। उन 9 बैंड में से सीएपीएफ के 4 हैं और अलग अलग राज्यों के 4 बैंड्स हैं। उसके अलावा इस बार एक विशिष्ट कैमल बैंड बीएसएफ का भी समावेश किया गया। पुलिस बैंड्स के उपरांत 4 स्कूल बैंड्स भी इस बार परेड में भाग लेने वाले हैं। यानी देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव का जश्न इस बार बेहद खास और भव्य होगा, जिसे जमीन से आसमान तक बेहद शानदार ढंग से मनाने की तैयारी है। केवड़िया से ब्रजेश जोशी के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे उत्सव, उमंग और उल्लास की। देखिए, नवंबर का महीना अपने साथ उत्सव की बहार लेकर आया है और नवंबर की शुरुआत में देव उठनी एकादशी यानी शुभ कार्यों की शुरुआत से ही ऐसी रही और ये दिन देखने को मिले। मैं काशी में दीपावली की तमाम जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारी दिवाली तो जा चुकी है, लेकिन अभी देव दीपावली शेष है। काशी में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक देव दीपावली का भव्य उत्सव देखने को मिलेगा, जिसके लिए देखिए काशी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घाट का रंगो रोगन किया जा रहा है, मंदिर को लाइट से सजाया गया है, सड़कें जगमग हो उठी हैं, क्योंकि ये दिवाली है देवताओं की। वो वक्त जब खुद देवता धरती पर दिवाली मनाने के लिए उतरेंगे, लिहाजा काशी को भव्य तौर पर सजाया जा रहा है। उत्सव यहीं खत्म नहीं होंगे, क्योंकि देखिए रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भव्य उत्सव के लिए तैयार हो रही है। राम मंदिर संपूर्ण तौर पर तैयार हो गई है और ऐसे में मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का भव्य आयोजन किया जाना है। 25 नवंबर को इसकी तारीख तय हुई है।
इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वहीं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाने के इस प्रकार से नवंबर के महीने में शुरुआत की गई शुभ संयोगों की। अयोध्या एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगी। मौका होगा राम मंदिर परिसर में भव्य ध्वजारोहण समारोह का, जिसके लिए 25 नवंबर की तारीख तय की गई है। पीएम मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ये ध्वज न केवल आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण की पूर्णता का संदेश भी देगा। जो शिखर है वो आपको मालूम है कि वो कोनिकल शेप में है, फिर वो प्लेन तो है नहीं, उस पर आइकोनोग्राफी का कार्य है, तो वह कैसे जाएगी पताका के साथ। जो डंडी है उसका पूरा का पूरा, और वो छोटा मोटा नहीं है, वो 11 फीट का है। 11 फीट का आप सोचें ऊंचाई और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे, वरिष्ठ अधिकारी सेना के आए थे, और उन्होंने रिहर्सल किया, क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव है। विचार विमर्श ये भी हुआ कि जो पैराशूट का कपड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है। आप सोच ही सकते हैं पैराशूट जब नीचे आ रहा है तो वो क्या हो, वो कैसा होगा, उसका वजन क्या होगा। तो यह निश्चित किया गया है कि सेना के लोग हमें इसकी सूचना अगले 2 दिन में देंगे। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज 11 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा होगा और इसका वजन करीब 11 किलो होगा। वहीं ध्वजदंड की ऊंचाई 11 फीट निर्धारित की गई है। इस ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक अंकित होंगे। खबर ये है कि ध्वज को पैराशूट फैब्रिक से तैयार करने पर विचार चल रहा है, ताकि ये तेज हवा में भी टिका रहे। अयोध्या में होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह के लिए देश विदेश से करीब 10,000 मेहमान आ रहे हैं, जिनमें साधु संत के साथ वीआईपी गेस्ट भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर से ध्वजारोहण समारोह से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और मुख्य आयोजन 25 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। इस दिन लोग रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन ध्वजारोहण के अगले दिन से ही आम श्रद्धालुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि के सभी मंदिर दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। ध्वजारोहण समारोह के दौरान किसी भी तरह की अड़चन न आए, इसके लिए सेना ने राम मंदिर परिसर में ध्वज फहराने की रिहर्सल पूरी कर ली है और तकनीकी सुझाव ट्रस्ट को सौंप दिए हैं। ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह से पहले राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के लगभग सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर के साथ साथ परकोटे के 6 मंदिर भी बनकर तैयार हैं। इसके अलावा सप्तमंडप के सभी मंदिर भी तैयार हैं। यानी देश दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्तों की सदियों पुरानी आस्था अब साकार रूप ले चुकी है। अब बस इंतजार ध्वजारोहण समारोह का है, जब एक बार फिर दुनिया राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता के दर्शन करेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।